हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग हायर परचेज सिस्टम को देखेंगे, जहां से आप लोगों की एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए यह जो क्लास है आप लोगों का बिहार एसटीईटी जो आप लोगों का बीपीएससी के अंतर्गत जो कॉमर्स का एग्जामिनेशन होने वाला है उससे संबंधित है। तो जो भी लोग अकाउंट सब्जेक्ट को चुनेंगे तो उनके लिए यह वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हायर परचेज सिस्टम क्या होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं किराया क्रय पद्धति। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। अब देखिए जो किराया क्रय पद्धति होता है वह क्या है कि किराया क्रय पद्धति यानी जो हमारा हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें माल के क्रय विक्रय का जो है यह एक विशेष प्रणाली होता है। यानी कि किसी भी गुड्स का जब हम सेल करते हैं परचेज करते हैं तो उसकी एक क्या है सिस्टम है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो होता है वो कोई भी क्रेता और जो विक्रेता होता है वह एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि वह एक अनुबंध करता है जिसमें क्या करता है वह कि क्रेता जो है वह माल की कीमत को जो है वह किस्तों में चुकाने का जो है वह एक प्रॉमिस करता है। यानी कि जो भी क्रेता होता है यानी जो परचेजर होता है और जिससे वह माल को खरीदता है उस माल की कीमत को जो है वह इंस्टॉलमेंट में जो है वह चुकाने का वह जो है वह सेलर को जो है वह एक वचन के रूप में देता है। यानी वह एक प्रॉमिस करता है कि हम जो आपसे जो भी गुड्स खरीद रहे हैं उसको हम इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे। यानी कि पूरा पैसा एक बार ना देकर वो इंस्टॉलमेंट में देता है। ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट जो है वह मासिक हो सकता है, यानी कि आप लोगों का मंथली बेसिस हो सकता है, या फिर यह 3 महीने पे हो सकता है, या फिर 6 महीने पे हो सकता है, या फिर वार्षिक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन सब किस्तों के लिए जो है वह एक अवधि निर्धारित कर दी जाती है। यानी कि जो सेलर होता है वह एक अवधि निर्धारित कर दी जाती है कि जो माल को खरीदने वाला व्यक्ति है वह किस प्रकार से जो है वह इंस्टॉलमेंट देगा। वह तिमाही देगा, छमाही देगा, या वह फिर वार्षिक रूप से देगा, जिसके अंतर्गत इन किस्तों का भुगतान जो है वह होता है। ठीक है, और जो भी सेलर जो है वह निर्धारित करता है कि मासिक देगा, छमाही, तो उसी के अनुसार जो है एक परचेजर जो होता है वह किस्त के भुगतान को जो है वह देता है। ठीक है, और इस प्रणाली के अंतर्गत जो है वह अनुबंध के अनुसार माल क्रेता को सौंप दिया जाता है। और जो हायर परचेज सिस्टम होता है इसके अनुसार जो होता है वह माल जो है वह परचेजर को सौंप दिया जाता है, परंतु इस पर स्वामित्व जो है वह क्रेता का ही होता है। ठीक है, यानी कि जब कोई भी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत माल के परचेजर जब खरीद लेता है तो जब वह खरीद लेगा तो जो उसका माल जो होता है वह एक सेलर जो होता है वह अपने परचेजर को सौंप देता है, लेकिन उसका जो ओनरशिप है वह विक्रेता के पास होगा। चूँकि हायर परचेज सिस्टम में पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाता है, तो इसलिए जो है इसका ओनरशिप जो होता है वो विक्रेता के पास ही रहता है और माल का जो क्रेता होता है उस माल के क्रेते के अधिकार में पहुंच जाता है। इसलिए क्रेता को उसको प्रयोग कर सकता है, और जब तक इस माल की कीमत की अंतिम किस्त विक्रेता को भुगतान नहीं कर देता है तब तक क्रेता इसका मालिक नहीं बन सकता है। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो ओनरशिप जो है वह विक्रेता के पास होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हायर परचेज सिस्टम में जब क्रेता जो है वह माल को खरीदता है तो यह इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। चूँकि जो वह गुड्स लिया है उसका पूरा पेमेंट नहीं किया है, इसलिए ओनरशिप जो है वह विक्रेता के पास होगा। लेकिन जैसे ही जो विक्रेता है वह पूरा पेमेंट यानी कि अंतिम किस्त का भुगतान जो है वह विक्रेता को कर देगा, वैसे ही उस गुड्स का जो है वह ओनरशिप जो है वह क्रेता के पास आ जाएगा। ठीक है, साथ ही सब किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है तो क्रय पूरा हो जाता है, और यदि सब किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो जितनी किस्तें दी जाती है उन्हें माल के प्रयोग के किराए की तरह जो है वह माना जाता है। इसलिए इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। तो अब देखिए आप लोगों की एग्जामिनेशन में यहाँ से कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ से पूछ दिया गया आप लोगों को कि हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो पेमेंट की प्रणाली है वह कैसी होती है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें किस्त के अनुसार जो है वह
जो है वह पेमेंट किया जाता है, ठीक है, यानी इंस्टॉलमेंट में जो है वह पेमेंट किया जाता है, ठीक है। और माल का, और यहाँ से एक और 2-3 और क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे माल का जो ओनरशिप है वह किसके पास होता है। तो देखिए, जब तक क्रेता जो है वह अंतिम किस्त का भुगतान विक्रेता को नहीं करेगा तब तक ओनरशिप जो है वह विक्रेता के पास होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्रेता जो है वह अंतिम किस्त का भुगतान कर देगा, वैसे ही ओनरशिप किसके पास चला जाएगा, क्रेता के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो किराया क्रय पद्धति होता है उसके अनुसार जो है वह परिभाषा दिया गया है। जैसे भारत के लॉ मिशन के अनुसार बहुत सारे ऑथर हैं, उनके अनुसार परिभाषा दिया गया है। और जो किराया क्रय अधिनियम 1972 है, इसके अनुसार भी जो है वह आप लोगों का परिभाषा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि किराया क्रय अधिनियम कितना है। तो 1972 आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए हम इसके नीचे एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को, अब देखिए, आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके चलिए। अब देखिए, किराया क्रय पद्धति से आशय क्रय की उस पद्धति से है जिसमें संपत्ति की प्राप्ति क्रेता को इस शर्त पर होती है कि इसके मूल्य का भुगतान जो है वो किस्तों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो भी गुड्स है उसका जो भी प्राइस होगा उसका भुगतान कैसे किया जाएगा, किस्तों के अनुसार किया जाएगा। और किस्तों की अवधि में संपत्ति का स्वामित्व जो है वो किसके पास होगा, विक्रेता के पास होगा। यानी कि जब किस्त का पूरा भुगतान नहीं किया गया है गुड्स का, यानी कि किस्त की अवधि चल रही है, तो वैसे में जो संपत्ति होगा, जो एसेट्स है, जो गुड्स है, उसका जो ओनरशिप है वह विक्रेता के पास रहता है। और अंतिम किस्त के भुगतान से पूर्व वाले भुगतान बिल्कुल किराए की तरह जो है वह माने जाते हैं। और संपत्ति का स्वामित्व जो है वह क्रेता को तब तक नहीं होता है जब तक कि वह अंतिम किस्त का भुगतान न कर दे। यानी कि क्रेता का ऑनरशिप, क्रेता जो है वह संपत्ति तो ले लिया है, यानी वो एसेट्स तो ले लिया है, लेकिन इसका जब तक पूरा भुगतान जो है, यानी कि लास्ट जो है वह इंस्टॉलमेंट वह नहीं चुका देता, तब तक इसके पास उसका ओनरशिप नहीं आएगा। जब वह लास्ट जो है वह इंस्टॉलमेंट यदि क्रेता चुका देता है, तब इसका ओनरशिप जो है, यानी जो एसेट्स का ओनरशिप है, वह जो है वह क्रेता के पास चला जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। यह आप लोगों का कॉन्सेप्ट था यहाँ से कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, जो आप लोगों का, देखिए आप लोगों का जो हायर परचेज सिस्टम है उसके अनुसार जो है लॉ कमीशन की परिभाषा दिया गया है। चलिए हम इस परिभाषा को देख लेते हैं। किराया क्रय ठहराव जो है यह एक प्रकार का क्या है, बेलमेंट है। किराएदार को कुछ शर्तों पर माल क्रय करने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि जो किराएदार होता है उसको कुछ कंडीशन रखा जाता है जिसके अनुसार जो है वह माल को क्या करता है, क्रय करने का अधिकार होता है। और क्रय करना उसकी केवल इच्छा पर है। यानी कि वह माल को क्रय कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, यह इसके इच्छा पे है, उसका उत्तरदायित्व नहीं है। किराएदार चाहे तो क्रय कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो ठहराव भी जो है, यानी कि जो अनुबंध है उसका सभी शर्तों का पूरा कर देता है, तो माल का स्वामित्व जो है वो उससे मिल जाता है। यदि वह शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे जो है वह शर्तों के अनुसार माल लौटाना पड़ेगा और ठहराव भी समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का जो लॉ कमीशन है उसके अनुसार जो है वह हायर परचेज सिस्टम का एक अलग ही परिभाषा दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई परचेजर है, वो कोई भी एसेट्स को ख़रीदता है, ठीक है, वह एसेट्स को ख़रीदता है तो उसका ओनरशिप तो चूँकि है कि वह इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अनुसार जो है इसमें भुगतान किया जाएगा, तो उसका ओनरशिप जो है वो विक्रेता के पास रहेगा। लेकिन यदि विक्रेता जो है, यदि वह लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट का वो यदि भुगतान नहीं करता है, या जो भी उसका शर्त रखा गया है वो उसको पूरा नहीं करता है, तो जो है वो उसके अनुसार जो है एक परचेजर को, जो खरीदार है, जो क्रेता है, उसको माल लौटाना पड़ेगा। और जो भी उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, ठीक है, एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट हुआ है वह क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि परचेजर और सेलर के बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, किराया क्रय अधिनियम 1972, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हायर परचेज सिस्टम है 1972 उसके अनुसार जो है वह किराया
क्रय अधिनियम के अनुसार जो है 1972 में संसद ने अपनी स्वीकृति 31 मई 1972 को दी थी और 8 जून 1972 को यह अधिनियम जो है वह पूरी तरह से लागू हो गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य था किराया क्रय के व्यवहारों को नियंत्रित करना और इसमें माल के जो मालिक हैं और किराएदार पर क्रय करने वाले जो उत्तरदायित्व है उसका वर्णन करना है। और इसके अनुसार जो है 1972 के अनुसार जो है वो 31 धारा और 6 अध्याय को बांटा गया है किराया क्रय पद्धति सिस्टम के अंतर्गत। इसमें अध्याय 1 में आप लोग देखिए अध्याय 1 में परिभाषा दिया गया है। अध्याय 2 में किराया क्रय ठहराव के विषय संबंधी और नमूना दिया गया है। अध्याय 3 में आप लोगों को शर्त और आश्वासन दिया गया है। किराया क्रय ठहराव की सीमाएं दी गई है। संपत्ति के हस्तांतरण दिया गया है, यानी ट्रांसफ़र करने का किस तरह से सिस्टम होगा वह दिया गया है। अध्याय 4 में किराया क्रय क्रेता के अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। माल के स्वामी के अधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, यानी कि माल के जो ओनर है उनका क्या अधिकार है, उनका क्या उत्तरदायित्व है, यह दिया गया है। और साथ ही मिसलेनियस बातें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो किराया क्रय पद्धति सिस्टम जो आप लोगों का 1972 है उसके अनुसार 31 धाराएँ, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 31 धाराएँ और 6 अध्याय जो है वह दिया गया है। ठीक है, अब देखिए किराया की परिभाषा क्या दिया गया है इसमें। देखिए किराया का इसमें परिभाषा दिया गया है कि किराए का आशय किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत ऐसी राशि से है जो किराया क्रय क्रेता द्वारा देय होते हैं, यानी कि जो भी परचेजर है उसके द्वारा जो है यह जो अमाउंट होता है वह देय होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं किराया। ठीक है, किराया क्रय क्रेता का आशय। अब देखिए किराया क्रय क्रेता जो होता है वह क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेजर। देखिए किराया क्रय क्रेता को जो होता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत माल के स्वामी से जो है वह माल का जो पोजीशन है वह प्राप्त कर लिया है। और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल किया जाता है जिसको कानून द्वारा जो है वह हस्तांतरण यानी असाइनमेंट किराया क्रय क्रेता के अधिकार एवं दायित्वों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, यानी नॉर्मल भाषा में आप लेमन टर्म में समझिए कि किराया क्रय क्रेता यानी कि हायर परचेजेज किसको कहा जाएगा, जो भी एसेट्स को खरीदता है उसको हायर परचेजर कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्वामी का क्या आशय है। स्वामी का आशय ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने किराया क्रय ठहराव के अंतर्गत किराया क्रय क्रेता को माल को किराए पर दिया है तथा माल का अधिकार दिया है। और इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसे कानून के द्वारा या फिर असाइनमेंट माल के स्वामी का स्वामित्व या इसके अधिकार या दायित्व का हस्तांतरण होता है। ठीक है, तो स्वामी का मतलब कि जिसके पास ओनरशिप है, जिसने अपना जो है वह माल क्रेता को दिया है, तो अपना माल का अधिकार देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, स्वामी कहलाएगा। ठीक है, यानी ओनर कहलाएगा। अब देखिए किराया क्रय ठहराव का क्या आशय है, यानी हायर परचेज असाइनमेंट का क्या मतलब है। किराया क्रय अधिनियम की धारा 2C में अनुसार जो है किराया क्रय ठहराव के आशय ऐसे ठहराव से है जिसके अंतर्गत माल जो है वो किराए पर दिया जाता है, जिसे क्रय करने का विकल्प क्रेता को समझौते के शर्तों के द्वारा होता है। और इसमें ऐसा ठहराव शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत जो है वह माल का स्वामी एक व्यक्ति को माल की सुपुर्दगी इस शर्त पर देता है कि वह व्यक्ति ठहराव की राशि सामयिक किस्तों से भुगतान करे। ठीक है, यानी कि वह समय के अनुसार भुगतान करे, जो भी पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट है उसके अनुसार वो पेमेंट करे। इस माल का स्वामित्व इस व्यक्ति को अंतिम किस्त के भुगतान पर हस्तांतरित होता है और साथ ही इस व्यक्ति को जो स्वामित्व है वह हस्तांतरण होने के पूर्व किसी समय ठहराव की समाप्त करने के अधिकार से है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बस हम ऐसे ही आप लोगों को आप लोग याद रखिएगा यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन कि किराया क्रय अधिनियम कब है, इसमें कितनी सेक्शन है, कितने अध्याय हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। और मान लीजिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा भी गया कि हायर परचेजर क्या है, ओनर क्या है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको आप लोग
उसके बाद देखिए किराया। अब देखिए किराया क्रय पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि जो हमारा हायर परचेज सिस्टम है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ से भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जितनी भी आप लोगों के जो अकाउंट के जो भी बुक है उसमें जितने भी लेसन है उस सारे लेसन से 1-2 क्वेश्चन तो देखने को आप लोगों के मिलेंगे ही। तो हर एक जो चैप्टर है आप उसको कवर करके चलिए, कम से कम उस चैप्टर का बेसिक जो है वह कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर करके चलिए, तो आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है हायर परचेज सिस्टम का, उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि माल की बिक्री जो होती है इसमें उधार होती है। ठीक है, इस पद्धति में क्रय करते समय माल की पूरी कीमत का भुगतान जो है वह नहीं किया जाता है, इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत माल की जो है वह उधार बिक्री की जाती है। यानी कि हायर परचेज सिस्टम जो है उसमें माल की जो गुड्स खरीदा जाता है उस समय उसका पूरा कीमत जो है वह नहीं दिया जाता है, इसलिए इस प्रणाली के अंतर्गत यानी हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो है वह माल की किस तरह की बिक्री की जाती है, तो उधार बिक्री की जाती है। ठीक है, उधार बिक्री किया जाता है। उसके बाद दूसरा है कि किस्तों आदि का भुगतान का निर्णय आपसी ठहराव से होता है, यानी कि हायर परचेज सिस्टम में जो है वह इंस्टॉलमेंट सबका जो भुगतान है वह आपस में एग्रीमेंट से होता है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्रय किए गए माल का भुगतान इकट्ठा नहीं किया जाता है, वरन किस्तों में किया जाता है, यानी कि एक बार ना करके जो गुड्स है उसका पेमेंट जो है वह इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। इन किस्तों की कितनी रकम होनी चाहिए और इनका भुगतान कब करना चाहिए ये विषय विक्रेता और विक्रेता के आपसी ठहराव के द्वारा होता है। यानी कि जब कोई परचेजर कोई विक्रेता से यानी कि कोई सेलर से जब गुड्स या एसेट्स लेता है तो उनके बीच ठहराव होता है कि जो वह इंस्टॉलमेंट चुकाएगा वह इंस्टॉलमेंट चुकाने का सिस्टम क्या होगा, यानी तिमाही होगा, छमाही होगा या फिर वार्षिक होगा। तो उसके अनुसार ठहराव के द्वारा जो है वह क्रेता और विक्रेता जो है वह तय करते हैं। अधिकतर किस्तों का भुगतान जो है वह तिमाही, छमाही या वार्षिक किया जाता है। किस्तों के अतिरिक्त अन्य शर्त का भी ठहराव होता है, जैसे त्रुटि की दशा में स्थिति आदि। ठीक है, उसके बाद माल के प्रयोग का अधिकार क्रेता को होना। अब देखिए माल के प्रयोग का अधिकार जो है वो किसको होता है, क्रेता को होता है। जैसे ही माल का यानी कि जो हमारा गुड्स है उसका प्रथम इंस्टॉलमेंट यानी उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेता द्वारा भुगतान कर दी जाती है, उसी समय से माल क्रेता को सौंप दिया जाता है और उसके प्रयोग करने का अधिकार हो जाता है। यदि क्रेता किस्तों के भुगतान में त्रुटि ना करे, यानी कि जो क्रेता है वह माल की त्रुटि के भुगतान में न करे, तो उसका यह अधिकार जो है वह बराबर जो है वह चलते रहेगा। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि ये जो हमारा हायर परचेज सिस्टम होता है उसमें माल के प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को कब होता है, तो वह जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वह भुगतान करता है वैसे ही उस क्रेता को जो है वह माल जो है यानी जो गुड्स है वह सौंप दिया जाता है और उसको प्रयोग करने का यानी उस गुड्स को प्रयोग करने का अधिकार हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए अंतिम किस्त के भुगतान तक माल पर विक्रेता का स्वामित्व होना। अब देखिए इस प्रकार के अनुबंध में माल के प्रयोग करने का अधिकार क्रेता को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, परंतु इस पर स्वामित्व उस समय तक विक्रेता का ही रहता है जबकि अंतिम किस्त का भुगतान जो है वह क्रेता द्वारा न कर दिया जाए। ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब अंतिम किस्त का भुगतान जो है वह क्रेता कर देगा तभी ओनरशिप जो है वह क्रेता के पास जाएगा, और यदि अंतिम किस्त का भुगतान नहीं किया है तब तक ओनरशिप किसके पास रहेगा, तो विक्रेता के पास रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए अंतिम किस्त के भुगतान के बाद माल का क्रेता का स्वामित्व, यानी कि जब क्रेता जो है वह अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है तो माल का स्वामित्व जो है उसके पास चला जाता है, यानी कि माल का स्वामित्व जो है वह क्रेता के पास चला जाता है।
उसके बाद देखिए क्रय क्रेता की इच्छा पर होना, यानी कि किराया क्रय अधिनियम 1972 में किराया क्रय क्रेता यदि चाहे तो क्रय करे और क्रय करने के लिए उसको अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि क्रय करने के लिए उसको अनिवार्य रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि जो हमारा हायर परचेज सिस्टम होता है इसमें अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व किसी भी समय किराया क्रय ठहराव समाप्त करने का अधिकार क्रेता व विक्रेता दोनों को होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम किस्त भुगतान तक माल की अच्छी स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व जो है वह क्रेता पर होता है, यानी कि जब तक माल को अंतिम किस्त का भुगतान क्रेता ना कर दे तब तक उसको अच्छी स्थिति में रखने का उत्तरदायित्व किसके पास होगा? क्रेता के पास होगा। उसके बाद अंतिम किस्त के भुगतान तक मरम्मत करने का उत्तरदायित्व विक्रेता पर होना। अब देखिए जब तक अंतिम किस्त का भुगतान जो होता है वह मरम्मत करने का उत्तरदायित्व जो है विक्रेता पर होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अंतिम किस्त के भुगतान तक यदि क्रेता ने किराया क्रय पद्धति पर ली हुई वस्तु की पूरी परवाह रखी है और फिर भी वस्तु में टूट फूट हो गई है तो इसकी मरम्मत का उत्तरदायित्व किसको होगा? विक्रेता को होगा। यानी कि माल को सुरक्षित रखने का अधिकार सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व किसका है? क्रेता का है। लेकिन यदि उसने माल को सुरक्षित रखा लेकिन किसी कारणवश उसमें टूट फूट हो गया तो इसकी मरम्मत करने का उत्तरदायित्व किस पे होगा? विक्रेता पे होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अंतिम किस्त के भुगतान तक क्रेता द्वारा बिक्री करने पर दूसरे क्रेता का श्रेष्ठ स्वामित्व। अब देखिए जो हमारा किराया क्रय पद्धति के अनुसार जो है वह माल क्रय करने का जो उत्तरदायित्व होता है। अब यहाँ देखिए एक मिनट यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अंतिम किस्त के भुगतान तक क्रेता द्वारा बिक्री करने पर दूसरे क्रेता का श्रेष्ठ स्वामित्व न होना। किराया क्रय पद्धति के अनुसार माल क्रय करने पर यदि कोई भी क्रेता अंतिम किस्त के भुगतान से पहले किसी समय इस माल को बेचता है, दूसरा क्रेता इस माल को श्रेष्ठ स्वाधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि विक्रेता स्वयं माल का स्वामी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का अब कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप एक दो बार कम से कम तो आप सुनिएगा ही, तभी आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम थोड़ा सा आप लोगों का चैप्टर जो है वो डिफिकल्टी आता है। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि अगर आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप सुनते हैं तो आप अच्छे से समझ भी पाइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोगों का आ जाता है हायर परचेज सिस्टम में। देखिए आप लोगों का